Hello friends, I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine surgeon at Sancheti Hospital, Pune. Today we will be discussing about a very important topic in spine field, and that topic is called slip disc in spine, which is also called intervertebral disc prolapse, sciatica and all these things. So ये जो टॉपिक है ये पेशेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और डॉक्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है वो मैं हिंदी में और इंग्लिश में बात करता रहूँगा ताकि एवरी वन ऑफ यू विल गेट गुड इंसाइट्स अबाउट दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो मैं ए टू जेड कवर करने का कोशिश करूँगा स्लिप डिस्क के बारे में, और जैसे आप ये लेक्चर देखेंगे आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें मिलता जाएगा। तो टू बिगिन विथ अगर आप देखेंगे तो हमारा स्पाइन का शरीर रचना कैसी है, स्पाइन की एनाटॉमी कैसी है। तो टू बिगिन विथ अगर आप देखेंगे तो ये स्पाइन का वर्टेब्रल कॉलम होता है। जैसे हमारा ब्रेन खत्म होता है वहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है एंड देयर आर 33 वर्टेब्रास, जिसमें देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टेब्रास जिसको गर्दन का एरिया बोलते हैं। 12 are thoracic, 5 are lumbar, 5 are sacral and 4 are coccygeal। coccygeal जिसको टेल बोन बोला जाता है। तो ये सर्वाइकल गर्दन का एरिया है, छाती का एरिया है विच इज थोरैसिक जिसमें 12 वर्टेब्रास होते हैं। लंबर मतलब हमारा कमर का एरिया, वहां 5। सेक्रल जो जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारा स्पाइन खत्म होने में है ये 5 वर्टेब्रास जुड़े हुए होते हैं, और कॉक्सीजेल इज टेल बोन एरिया। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रा। तो ये अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एनाटॉमी स्पाइन का कैसा है कि बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पाइन के अंदर का स्पाइनल कॉर्ड, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच दिया है, बोनी सुरक्षा कवच, एंड दैट इज दिस वर्टेब्रा। सो ये वर्टेब्रल बॉडी होती है यहाँ पर। दीज आर द पेडिकल्स। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये फैसेट जॉइंट्स और ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। सो ये एनाटॉमी होता है स्पाइन का। और डिटेल्ड एनाटॉमी देखी जाएगी तो ये आर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं जो ऊपर नीचे के हड्डी से जुड़े हुए होते हैं और उसके कारण मूवमेंट पॉसिबल होता है स्पाइन में। ये साइड व्यू है वर्टेब्रा का। ऐसे 33 वर्टेब्रास होते हैं, तो हमने एक वर्टेब्रा यहाँ आपके सामने रखा है और उसको जूम किया है और आपको पता चले कि ये वर्टेब्रा कैसे होता है। तो हियर यू कैन सी दिस इज द वर्टेब्रल बॉडी, दिस इज द डिस्क एरिया, दिस इज द वर्टेब्रल कॉलम, और ये न्यूरल फोरामेन है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, और ये पीछे का भाग है जिसको स्पाइनस प्रोसेस, और ये आर्टिकुलर प्रोसेसेस ये नीचे के वर्टेब्रा से आर्टिकुलेट करने के लिए, और ये सुपी आर्टिकुलर प्रोसेस ऊपर के वर्टेब्रा के आर्टिकुलेट करने के लिए, ताकि एक 33 वर्टेब्रा सब एक दूसरे से जुड़कर सिंक्रोनस मूवमेंट हो सके, इसके लिए ये शरीर की ऐसी रचना की गई है। सो जैसे मैंने बोला कि ये जो फैसेट जॉइंट्स है ये ऊपर के और नीचे के वर्टेब्रा से जॉइंट होते हैं। ये डिस्क होती है और वर्टेब्रास होते हैं। दो हड्डियों के बीच में ये जो डिस्क है इसका नाम है इंटरवर्टेब्रल डिस्क, और ये हमारे बॉडी के लिए कुशनिंग का काम करती है, शॉक ऑब्जॉर्बर का काम करती है। हम जब जंप करते हैं, हम जब कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं या गाड़ी में हमको जर्क लगता है, तब एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर घिसता नहीं है क्योंकि वहां पे एक बड़ा डिस्क होता है जिसका काम कुशनिंग का है। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये डिस्क में क्रैक होकर उसका जब जेल बाहर आता है और अपने स्पाइन के नसों के ऊपर दबाव देता है, उस कंडीशन को बोला जाता है स्लिप डिस्क या साइटिका। नाउ व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। सो इट इज द टेल like structure coming out of the brain to supply the entire body which is surrounded by a bony vertebral column। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड है ये उस फोरामेन में से पास होता है, और भगवान ने, नेचर ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच है, उसका हेलमेट है वो। दैट इज हाउ इट इज। सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में से हर लेवल पे एक एक नस बाहर निकलती है। तो जो सर्वाइकल कॉर्ड में से नसें निकलती है उनका काम है
कोई नस शोल्डर को सप्लाई करती है, कोई नस आर्म को सप्लाई करती है, कोई नस फोर आर्म को सप्लाई करती है, कोई नस हैंड को सप्लाई करती है। वैसे ही थोरैसिक स्पाइन में से जो नसें निकलती है, वो नसों का काम है, दोनों साइड निकलती है, एक राइट और एक लेफ्ट। कुछ नसों का काम है चेस्ट को सप्लाई करना, किसी का काम है एब्डोमेन को सप्लाई करना, किसी का काम है पैरास्पाइनल मसल। और वैसे ही लंबर में से जो नसें निकलती है, उसका काम है हमारे यूरिन मोशन को कंट्रोल देना, हमारे थाइज, काफ्स, फीट, इस सब एरिया को सप्लाई करना। सो टोटल देर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो जैसे मैंने बोला ना कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स बाहर आती है, जिसमें से 8 इन द सर्वाइकल, 12 in the thoracic region, 5 in the lumbar, 5 in the sacral, and a single nerve pair comes out of the coccygeal area because that's the tailbone area. वो एक vestigial part है अपने बॉडी का। सो जैसे मैंने आपको बताया कि देखो ये एक ह्यूमन बॉडी का एक आप समझ लो कि एक डमी पीस है। और उसमें इसमें यहाँ बताया गया है कि C2 नर्व कहाँ सप्लाई करती है, C3 नर्व गर्दन के पास, C4, C5, ये C6, ये C7, C8, T1। सो ये सप्लाई हो गया सर्वाइकल स्पाइन के नसों का अपने हाथों में। तो जैसे मैंने बोला कि एक एक विशिष्ट नर्व का विशिष्ट फंक्शन है, वैसे ही ये T1 टू T12 ये एक एक नर्व बॉडी के एक एक पार्ट को सप्लाई करती है। और ये L1, L2, L3, L4, L5 और S1, दिस इज द एरिया ऑफ सप्लाई इन द लेग। सो अगर आप देखेंगे तो इनका फंक्शन क्या है, तो C1 टू C4 कंट्रोल्स आर ब्रीदिंग। सो जो C1 टू C3 नर्व्स है वो हमारे ब्रीदिंग को सप्लाई करती है, बिकॉज वहां से फ्रेनिक नर्व निकलती है और वो हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है। डायफ्राम एक इंपॉर्टेंट मसल्स होता है यहाँ, जो हमारे ब्रीदिंग को मेनली कंट्रोल करता है। C2 supplies the head and neck and movement. C4 to 6 again the heart rate. C6 controls the shoulder movement. C5 controls the movement of the wrist and the elbow. And C7 controls basically the finger movement and the triceps. T1, T2 basically is the sympathetic tone, including temperature regulation. T2 टू T12 ये हमारे ट्रंक स्टेबिलिटी जो मैंने आपको बताया उसको कंट्रोल करती है। L2 हमारे हिप मोशन को कंट्रोल करती है। L3 कंट्रोल्स आवर नी एक्सटेंशन। L4 कंट्रोल्स आवर फुट मोशन एंड L5 कंट्रोल्स नी फ्लेक्शन। S2, S3 हमारे बावेल और ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूरिन और मोशन का कंट्रोल भी यहीं से आता है। S2 to S4 also controls the sexual function, and S5 also is partly involved for our bowel and bladder activity. So हर एक नर्व का हमारे बॉडी के ऊपर कंट्रोल है, और दैट्स व्हाई आई से कि स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो बेसिकली हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करता है। नाउ व्हाट इज एन इंटरवर्टिब्रल डिस्क? सो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि देखो एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर रचा गया है, and in between two vertebrae there is a disc which acts as a gel which acts as a cushion। और ये डिस्क की एनाटॉमी अगर आप देखेंगे तो बाहर एक टायर जैसा रफ स्ट्रक्चर होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, और अंदर जिसको हम एन्युलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, और जो अंदर एक एरिया होता है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं, जो एक लिक्विड है, जो एक जेल है। और यूजुअली क्या होता है कि ये टायर जैसा स्ट्रक्चर ये जेल को बाहर क्रीप होने से रोकता है, और उसकी वजह से शॉक ऑब्जॉर्बिंग इफेक्ट आता है। स्लिप डिस्क हो गया मतलब क्या हो गया कि ये जो एन्युलस फाइब्रोसिस है, जो एक टायर जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें जब क्रैक डेवलप हो जाता है, उसके अंदर का जो जेल जब क्रीप आउट होता है और हमारे नर्व्स के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, ड्यूरा मैटर के ऊपर जब प्रेस करता है, तब उस कंडीशन को हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। लंबर कैनाल स्टेनोसिस, सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस, साइटिका, ब्रैकियल्जिया, ऐसे कई नाम उसको दिए गए हैं। बट द बॉटम लाइन इज वो डिस्क फ्रैगमेंट या वो जो जेल वो जब बाहर आके अपनी नसों के ऊपर दबाव देता है, तब पेशेंट एक्सपीरियंसेस पेन, जैसे गर्दन से हाथों में दर्द जाना, कमर से पैरों में दर्द जाना, चलने में दिक्कत होना, ये सारी चीज है। So what is slip disc? So slip disc is herniation of contents of the vertebral column cushions out of its anatomical position, leading to low back pain and leg pain, and it is also known as sciatica if it happens in the lumbar spine, and brachialgia if it happens in the
cervical spine. Now this is how prolapse intervertebral disc happens. आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये आउटर कवरिंग जो मैंने आपको बताया, इसमें जब टेयर डेवलप होता है और वो डिस्क फूटकर बाहर आ जाती है और आपके नसों के ऊपर दबाव देती है, उस कंडीशन को प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोला जाता है। इस स्लिप डिस्क के ग्रेडिंग होते हैं। देयर आर मेनी ग्रेड्स ऑफ स्लिप डिस्क। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस इज अ नॉर्मल डिस्क जिसमें ये कुशन है, ये जेल है। दिस इज अ व्यू फ्रॉम द टॉप, ये जो है दैट इज कॉल्ड एक्सियल व्यू, एंड दिस इज द सजाइटल व्यू। सो दिस इज अ परफेक्टली नॉर्मल डिस्क। द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लिप डिस्क इज कॉल्ड अ डिस्क हर्निएशन और डिस्क बल्ज, जिसमें कुछ फाइबर्स इंटैक्ट होते हैं एन्युलस फाइब्रोसिस के, और ये जो जेल जैसा मटेरियल है ये सिर्फ उसको धक्का देकर डिस्प्लेस करता है ये एनुलस को, बट एनुलस में पूरा टेयर नहीं आता ताकि उसके जो अंदर का कंटेंट है वो अभी तक पूरा लीक नहीं हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क बल्ज। सेकेंड ग्रेड इज डिस्क प्रोट्रूजन। डिस्क प्रोट्रूजन मतलब वो टेयर ऑलमोस्ट पूरा हुआ है और वो डिस्क का जो फ्रैगमेंट है वो बाहर आने में ही है। सो दैट इज डिस्क प्रोट्रूजन। डिस्क एक्सट्रूजन इज जब वो डिस्क का पार्ट पूरी तरह से बाहर आ जाता है। सो द जेल हैज कंप्लीटली कम आउट, दैट इज डिस्क एक्सट्रूजन। एंड डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन इज द लास्ट ग्रेड, जिसमें वो जो डिस्क का फ्रैगमेंट है वो बाहर आकर अपने पेरेंट डिस्क से उसका कंट्रोल निकल जाता है, उससे उसका कांटेक्ट पूरा निकल जाता है और वो एक इंडिपेंडेंट पीस जैसे काम करता है। दैट इज कॉल्ड डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। हम बहुत सी बार देखते हैं, हमारे एमआरआई रिपोर्ट में भी ये बोला जाता है कि द पेशेंट हैज डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन एट L4-5। सो सिक्वेस्ट्रेशन मीन्स कि वो जो डिस्क फ्रैगमेंट दैट हैज कम आउट, it has lost contact with the parent disc and it is acting like a foreign body in the spinal canal. Now coming to the important discussion कि ये slip disc होती क्यों है, what are the causes of slip disc? So the commonest causes of slip disc I have enumerated here and we'll talk about it. The commonest cause, number one reason is excessive weight, that is obesity. ओबेसिटी की वजह से हमारे स्पाइन के ऊपर, हमारे डिस्क के ऊपर ज्यादा लोड आता है, और जो मैंने आपको बताया कि वो जो डिस्क में टेयर होकर वो जेल क्रीप आउट होने का बहुत बड़ा रीजन है ओबेसिटी। एंड आई ऑल्सो से दैट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ बैक पेन एंड स्लिप डिस्क, वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज इज ओबेसिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज इज सीडेंट्री लाइफस्टाइल। आप अगर ये पिक्चर में देख सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी एब्सोल्युटली नथिंग, पूरा टाइम बैठकर काम है, खान पान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, लॉट ऑफ फास्ट फूड कल्चर, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, एरेटेड ड्रिंक्स, ये चीजें पीने की वजह से पेशेंट्स को ओबेसिटी डेवलप होती है। एक्टिविटी एक्सरसाइज न होने के कारण मसल्स कमजोर होते हैं और बैक पेन होता है, स्लिप डिस्क होता है। रॉन्ग एक्सरसाइजेस, इम्प्रॉपर एक्सरसाइजेस, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि रॉन्ग इम्प्रॉपर एक्सरसाइज, बहुत से पेशेंट्स में देखते हैं जो बहुत हैवी डेडलिफ्ट्स करते हैं जिम में, उनके वेट के अनुसार वो प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, दे ट्राई टू डू एक्सेसिव वेट, उसके कारण ये हो सकता है। बहुत से पेशेंट दे ट्राई डूइंग योगा even though they are not trained to do how these yoga exercises are to be done, and that is improper exercises. That's why wrong surya namaskars, wrong शीर्षासन, wrong हलासन, ये सारे गलत या सुपरविजन में एक्सरसाइजेस न करने के कारण हम बहुत से बार गर्दन के या कमर के स्लिप डिस्क देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इंजुरी, कि कभी कोई ऊपर से गिरा है, बाइक से स्लिप हुआ है, या कोई हैवी चीज उठाई है, या कोई हैवी चीज को धक्का मारा है, इंजुरी के कारण स्लिप डिस्क होने का बहुत ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज स्मोकिंग एंड टोबैको, मतलब तंबाकू और धूम्रपान। अब बोलेंगे तंबाकू धूम्रपान का क्या रिलेशन है स्लिप डिस्क से? तो ये जो निकोटिन होता है स्मोकिंग और टोबैको में, ये निकोटिन इज अ वाजो कंस्ट्रिक्टिंग थिंग। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो बड़े बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं इनको कंस्ट्रिक्ट करता है।
आप देखते हैं कि स्मोकिंग से हम देखते हैं हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट ये बड़े वेसल्स है जिसका इफेक्ट आपको 10 साल 15 साल बाद दिखेगा। बट स्पाइन के जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, वो पहले बंद होते हैं, और उसकी वजह से वो छोटे वेसल्स, छोटे जो न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स जब दब जाते हैं, तब जो डिस्क का पोषण है वो रुक जाता है, डिस्क का न्यूट्रिशन है वो स्टॉप हो जाता है, एंड इसकी वजह से द डिस्क स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग फास्टर। इसीलिए स्मोकिंग एंड टोबैको आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर बैक पेन। आई ऑलवेज से फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट जो भी बैक पेन से सफर कर रहा है, उन्होंने स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन तुरंत बंद करना चाहिए। विटामिन D3 डेफिशिएंसी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज, बिकॉज D3 डेफिशिएंसी से हमारे शरीर का जो कैल्शियम है वो ऑब्जॉर्ब नहीं होता है और हमारे बोन्स कमजोर होते हैं, और इसीलिए अर्ली मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। B12 डेफिशिएंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज B12 क्या करता है, हमारे जो नर्व्स होती है उसको जो कोटिंग होता है माइलिन, वो माइलिन का काम है बेसिकली कि आपके नर्व्स को प्रोटेक्ट करना। जब वो माइलिन खराब हो जाता है, तब आपका जो आप आपके घर में वायरिंग देखते हो, उसका अगर कवर निकल गया तो इसका इंसुलेशन इफेक्ट वीक हो जाता है। वैसे अगर वो माइलिन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता है तो आपकी नर्व कमजोर होती है, और झुंझुनाहट आना, पैरों में करंट जैसे सेंसेशंस आना, हाथों पैरों में वीकनेस लगना, ये सारे सिम्टम्स B12 डेफिशिएंसी के कारण हम देखते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण है, जिसमें हम देखते हैं कि अपने अगर पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को स्पाइन की तकलीफें हैं, तो ये जेनेटिकली बच्चों में भी आ सकती है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपके हाथ में नहीं है। तो दिस इज समथिंग यू आर बॉर्न विद, इट इज इन योर DNA। बट अगर किसी को बैक पेन का हिस्ट्री है, तो उसने अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए कि क्या उनको भी ये प्रॉब्लम रहा था जब वो ये एज के थे। और अगर वो एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होगी, तो आपको आपके डॉक्टर को ये हिस्ट्री देनी है, बिकॉज बहुत से ऐसे डिसीजेस है जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होते हैं। तो दिस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वर्क फ्रॉम होम कल्चर, आजकल हमने पोस्ट कोविड देखा है कि वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर है, that has led to a lot of problems because wrong sitting postures, wrong ergonomics, कोई तो गलत जगह पे बैठ गए, रॉन्ग चेयर में बैठ गए, 12-12 14-14 घंटे कोई ऑकवर्ड पोजीशन में बैठ के काम कर रहे हैं, उसकी वजह से बैक पेन, नेक पेन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। Now let's come to the next part of the talk, which is what are the signs and symptoms of slip disc or disc prolapse. So to begin with, अगर हम lumbar spine का example लेते हैं, तो to begin with the first thing that the patient experiences is back pain. मतलब कमर में to begin with पहले दर्द शुरू होता है, फिर जैसे वो डिस्क, मैंने जो आपको स्टेजेस बताए थे, डिस्क बाहर आके आपके नर्व के ऊपर दबाव देना शुरू करता है, then the next stage which comes up is a leg pain का problem. द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन इज पहले कमर का दर्द, फिर दो दर्द पैरों में जाता है आपके, जिसको हम साइटिका बोलते हैं। उसके बाद का स्टेज है नमनेस, कि आपके पैरों में झुंझुनाहट, हेवीनेस आना शुरू हो जाता है, जिसको हिंदी में पैर सो जाता है ऐसे कहते हैं, या मराठी में मुंग्या येतात ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में उसको पिंस एंड नीडल सेंसेशंस बोलते हैं। वो सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। उसके बाद का स्टेज है वीकनेस इन द लेग, कि आपके पैरों में कमजोरी आना शुरू हो जाता है, पैरों की पावर कम होना शुरू हो जाती है। और लास्ट स्टेज विच इज एन इमरजेंसी इज आपका यूरिन मोशन कंट्रोल लॉस हो जाता है। तो यूरिन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, मोशंस नहीं हो रहे हैं, ये सारे स्टेजेस है ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ स्लिप डिस्क। सो इसीलिए किसी को भी अगर बैक पेन है, तो ही शुड नॉट टेक those symptoms lightly, and he should immediately meet up his doctor and get himself टेस्टेड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये कमर का दर्द पैरों में जा रहा है, झुंझुनाहट आ रही है, नमनेस आ रहा है, वीकनेस है, तो इसमें एक MRI बहुत इंपॉर्टेंट है। MRI इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, एंड मीटिंग योर स्पाइन डॉक्टर एंड गेटिंग योर सेल्फ इवेल्युएटेड इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। बिकॉज अगर डिले होता है और अगर प्रॉब्लम वर्सन होता जाता है, तो जैसे मैंने बोला, next two stages like weakness in the legs, urine motion control loss can happen, which can be catastrophic. That's why I always say a stitch in time saves nine. If you diagnose your problem early,
ये कैटास्ट्रोफिक कॉम्प्लिकेशंस आने से हम रोक सकते हैं। और अर्ली स्टेजेस में प्रॉपर एक्सरसाइजेस, विटामिन करेक्शन, प्रॉपर पॉस्चर से ये प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज साइटिका। So, sciatica refers to back pain and leg pain caused by a problem with the sciatic nerve. Now, what is sciatic nerve? This is a large nerve that runs from the lower back down to the back of each leg. When something injures or put pressures on the sciatic nerve, it can cause pain in that lower back that spreads to the hips, buttocks and legs. So अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका कमर और थाइस का एरिया है। वी आर ऑब्जर्विंग द पेशेंट फ्रॉम द साइड। ये पिक्चर आप देखेंगे तो जब आपका L4, L5, S1, S2 ये सब नर्व्स मिलके एक नर्व बनती है जिसको साइटिक नर्व बोलते हैं। तो जो ये आपके कमर के लोअर पोर्शन से निकलकर आपके बटक में जाती है, फिर आपके थाई में जाती है और आपके नी के पीछे ये डिवाइड होकर और उसके ब्रांचेस निकलते हैं और आपके काफ को और फीट को सप्लाई करती है। सो व्हेन because of slip disc or because of some pressure in the buttock area, just like a pyriformis syndrome or wallet syndrome, जब ये नर्व दबती है और पैरों में दर्द जाता है, उस कंडीशन को साइटिका बोलते हैं। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइटिका इज अ डिस्क बल्जिंग और हर्निएटेड डिस्क प्रेसिंग अपॉन द साइटिक नर्व। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो हड्डियों के बीच की ये जो डिस्क है ये पीछे स्लिप होकर आपके नर्व के ऊपर दबाव दे रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, how to diagnose a slip disc? First important step is doctor's examination. You cannot bypass doctor's examination and directly go get an MRI done, X-ray done. Absolutely not. The protocol is first meet your doctor and let him examine you, because doctor examination is paramount. I always say these investigations like X-rays and MRIs are not to make a diagnosis. It are to support the diagnosis which a doctor has made. So आप डॉक्टर्स एग्जामिनेशन को बाईपास नहीं कर सकते। सो फर्स्ट थिंग इज डॉक्टर्स एग्जामिनेशन। उसमें क्या दिखता है? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट विच अ डॉक्टर डज इज स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिना घुटने में मोड़े जो अफेक्टेड लेग है उसको सीधा ऊपर उठाना। नॉर्मल इंडिविजुअल 90 डिग्री तक वो पैर ले सकता है, बट जो पेशेंट का ये नर्व में अफेक्शन है वो पेशेंट वो पैर सीधा ऊपर नहीं ले पाता और 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, मैक्सिमम 50 डिग्रीज तक वो उसको ले पाता है। उसके बाद वो बोलता है रुक जाइए डॉक्टर, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो नर्व पिंचिंग के कारण वो आपका जो स्ट्रेट लेग रेजिंग है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, पेशेंट को दर्द होता है। सो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लेग रेज पॉजिटिव। दूसरा टेस्ट है लसीग्स टेस्ट, कि जब आपका 40 डिग्री पे एसएलआर ये पॉजिटिव आ गया तो आप 10 डिग्री उसको लोअर करो और आपका जो फीट है उसको डॉर्सिफ्लेक्स करो। अगर इसमें भी आपको दर्द है तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपका जो तकलीफ है वो साइटिक नर्व की वजह से ही है, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की वजह से नहीं है। क्योंकि अगर हैमस्ट्रिंग टाइटनेस रहा तो 10 डिग्री लोअर करने पे आपका हैमस्ट्रिंग मसल रिलैक्स हो जाएगा और आपका पैर पंजा ऊपर करने पर उसमें दर्द नहीं होगा। सो दिस इज अ लसीग्स टेस्ट। हम ये भी चेक करते हैं कि आपका सेंसेशंस कहाँ पे कम है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हर नर्व का एक विशिष्ट एरिया में सप्लाई होता है। तो अगर मेरे अंगूठे में नमनेस है इसका मतलब मेरी C6 नर्व दबी हुई है। अगर मेरे मिडिल फिंगर में नमनेस है इसका मतलब मेरा C7 नर्व दबा हुआ है। अगर मेरे ये आखिर के दो फिंगर्स में नमनेस है इसका मतलब मेरा C8 नर्व दबा हुआ है। सो स्पाइन इज लाइक मैथ्स। ये एक गणित की तरह है कि अगर आप आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं आपके थाई में भी, लेग में भी, फीट में भी, तो आप विद इन मिनट्स पता कर सकते हो कि ये स्लिप डिस्क कौन से एरिया से आई है। सिमिलरली द नेक्स्ट स्टेप जो डॉक्टर चेक करता है वो होता है वीकनेस, कि अगर ये रिस्ट डॉर्सिफ्लेक्शन चेक करना है तो दिस इज C6, एल्बो फ्लेक्शन चेक कर लिया तो वो हो गया C5, एल्बो एक्सटेंशन चेक कर लिया तो C7, ये ऐसे चेक कर लिया फिंगर्स तो दिस इज C8। तो इसका मतलब हम जिस एरिया में वीकनेस है उससे पता चलता है कि अगर ये इनका ट्राइसेप्स वीक है तो आपकी C7 नर्व दबी हुई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डॉक्टर एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमको पता चलता है कि भाई ये स्लिप डिस्क ही है। मैंने आपको लसीग्स टेस्ट के बारे में बताया कि धीरे धीरे लोअर करके वापस हम फीट डॉर्सिफ्लेक्स करते हैं, वी कम टू नो वेदर ये साइटिका है कि नहीं है। ब्रगार्ड स्ट्रेस्ड
जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम लेग लोअर करके वापस फीट को पंजा ऊपर ले लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये हैमस्ट्रिंग टाइटनेस है या स्लिप डिस्क है। बोस्टिंग टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें हम पॉप्लिटियल फोसा, ये जो घुटने का पीछे का फोसा है, उसमें हम पॉप्लिटियल नर्व को पाल्पेट कर कर उसको पुल करते हैं, जिससे साइटिक नर्व के ऊपर स्ट्रेच आकर पेशेंट्स को पेन महसूस होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये टेस्टिंग हम करते हैं पंजों का, ये एल्बोज का, ये काफ मसल्स का, अंगूठे के पावर का, अंगूठे का पावर जो है पैरों के, उसको भी चेक करना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट थिंग डॉक्टर डज इज ही चेक्स रिफ्लेक्सेस। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि डॉक्टर के पास एक हैमर होता है ओपीडी में, और वो हैमर एक टेंडन के ऊपर स्ट्राइक करता है, जिससे ये पता चलता है कि वो रिफ्लेक्स आर्क पूरा मेंटेन्ड है क्या नहीं है। दैट रिफ्लेक्स आर्क मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नी जर्क कॉरस्पॉन्ड्स विथ L3 L4, आपका बाइसेप्स जर्क कॉरस्पॉन्ड्स विद बेसिकली C5, आपका एंकल जर्क जो है एडी के पास, दैट कॉरस्पॉन्ड्स विथ S1, ट्राइसेप्स कॉरस्पॉन्ड्स विथ C7। ये सारे जर्क्स एक आपको रूट वैल्यू, कौन सा नर्व दबा है उसके और इशारा करते हैं। जैसे मैंने बोला, सेंसेशंस हम अलग अलग टाइप के चेक करते हैं, जैसे फाइन टच हो गया, जैसे एकदम एब्सोल्यूट फाइन टच हो गया, क्रूड टच हो गया, और टेम्परेचर भी चेक करते हैं, बिकॉज अगर पोस्टीरियर कॉलम इन्वॉल्वमेंट है या लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व है, तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल भी जा सकता है उन सिचुएशन में। सो इसीलिए स्पाइन एग्जामिनेशन ये एक बहुत बारीकी से करने वाला चीज होता है, जिसको 10 से 15 मिनट लगते हैं। वी नीड टू चेक ईच एंड एवरी डर्मेटोम, ईच एंड एवरी मसल वेरी केयरफुली, और तब जाकर डॉक्टर ये डायग्नोसिस करता है कि हाँ ये स्लिप डिस्क है, ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, या ये कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। क्योंकि बहुत सी बार पेशेंट को एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं, एंड दे कम टू यू फॉर स्लिप डिस्क प्रॉब्लम। सो वाइज डॉक्टर, एक होशियार डॉक्टर, ये पता करेगा कि ये स्लिप डिस्क की वजह से प्रॉब्लम कितना है और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम कितना आ रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जब आपके डॉक्टर ने ये चेक कर लिया है कि भाई चलो ये मान लिया कि ये प्रॉब्लम है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट विच इज टू बी डन इज एन एक्सरे। एक्सरे में हमको बोनी एनाटॉमी अच्छे से पता चलता है कि आपका जो बोनी एनाटॉमी है वो ठीक से आपको पता चलता है। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये नेक का एक्सरे है, सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे है आपके स्क्रीन पर, और ये एक नॉर्मल एक्सरे है सर्वाइकल स्पाइन का। सो दिस इज C1, C2, C3, C4, C5। इसमें हम क्या देखते हैं कि वर्टेब्रा अच्छे से चौकोन है, वर्टेब्रा में कोई स्पॉन्डिलोसिस नहीं है, दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क हाइट है वो नॉर्मल है। अलाइनमेंट हम देखते हैं कि नॉर्मली सर्वाइकल स्पाइन एक सी शेप कर्व होता है, अगर वो स्ट्रेट हो जाता है तो इसका मतलब है उसमें स्पैज्म है। बहुत सी बार एक्सरे के रिपोर्ट में होता है देयर इज अ स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इंडिकेटिंग ऑफ पैरास्पाइनल मसल स्पैज्म। और ये एपी एक्सरे होता है जो सामने से हम देखते हैं, इसमें हल्का सा स्कोलियोसिस दिख रहा है जो बेंड है। इफ यू गो टू एन अबनॉर्मल एक्सरे, सो देखो अभी वी हैव टॉक्ड ऑफ अ नॉर्मल एक्सरे एंड लेट्स टॉक ऑफ एन अबनॉर्मल एक्सरे। सो अबनॉर्मल एक्सरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन ये पेशेंट का C4 वर्टेब्रा है, C5, C6, तो ये दो हड्डियों के बीच का गैप एकदम कम हो गया है। गैप कम हो गया मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर का जो डिस्क है उसका कुशनिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, और वो एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर घिस रहा है, और उसकी वजह से पेशेंट को गर्दन में दर्द हो रहा है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और जब फ्रिक्शनिंग होता है तब पेशेंट को गर्दन में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, और जब वो नर्व दबती है फिर वो गर्दन का दर्द आपके हाथों में जाता है या कमर का दर्द पैरों में जाता है। सो वो एडवांस स्टेज हो गया। लेट्स कम टू द लंबर स्पाइन एक्सरे। ये नॉर्मल एक्सरे है, आप देख सकते हो कि दो हड्डियों के बीच में ये L5, L4, L3, L2, L1, दीज आर द नॉर्मल डिस्क स्पेसेस। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका L5, L4, L3, L2, सो L2-3 और L3-4 और L4-5 का गैप एकदम कम हो गया है, और वो दो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली रब कर रही है। Very important test to diagnose all the spine related conditions is an MRI scan. It is a gold standard. Or this MRI has changed and revolutionized spine treatments, because इससे जो थ्री डायमेंशनल व्यू है, अंदर चल क्या रहा है,
सजाइटल व्यू, एक्शियल व्यू, कोरोनल व्यू, ये आपको पूरा कुंडली पता चल जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, एंड यू कैन डायग्नोज द प्रॉब्लम्स अर्ली एंड यू कैन ट्रीट इट अर्ली। सो एमआरआई में हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं, और आजकल 3 टेस्ला एमआरआई आया है विच गिव्स बेटर रिजोल्यूशन एंड क्लैरिटी, जिससे डायग्नोसिस और इजी हो जाता है। एमआरआई में अगर आप देखेंगे तो ये पहला कट होता है विच इज अ सजाइटल कट, जो हम साइड से देखते हैं, एंड यू कैन सी हियर दिस इज द ब्रेन and the tail of the brain is spinal cord. This is C2, C3, C4, C5, C6, C7, और अलाइनमेंट काफी अच्छा है, आप देख सकते हो सी शेप्ड स्पाइनल कॉर्ड है, डिस्क अच्छे हाइड्रेटेड है, कोई भी डिस्क बाहर नहीं आया हुआ और आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव नहीं दे रहा है। एक दूसरे पेशेंट का एमआरआई हम देखेंगे जिसमें डिस्क हर्निएशन है, तो आप देखेंगे कि ये C2, C3, C4, C5, C6, तो ये C4, 5 के बीच में एक बड़ा सा डिस्क पीछे स्लिप होकर पेशेंट के यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव दे रहा है, और वो स्पाइनल कॉर्ड दबने के कारण पेशेंट को हाथों पैरों में तकलीफ है। हमने इस पेशेंट का सर्जरी 10 दिन पहले किया था, पेशेंट इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये लंबर स्पाइन का एमआरआई है जिसमें आप, ये नॉर्मल एमआरआई है, आप यू कैन सी 1 L5 L4 L3 L2 L1 एंड यू कैन सी दीज आर द नॉर्मल डिस्क्स, दिस इज द ड्यूरल सैक, ये कॉर्ड एंड्स एट L1, द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट L1 एंड दीज आर द नर्व रूट्स व्हिच वी कॉल कॉर्डा इक्वाना। और ये व्हाइट जो चीज दिख रही है आपको, ये है CSF व्हिच इज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो दिस इज अ परफेक्टली नॉर्मल एमआरआई, उसका अलाइनमेंट भी अच्छा है लॉर्डोसिस में। बट ये अबनॉर्मल एमआरआई आप देख लो, अबनॉर्मल में क्या दिखता है कि ये देखो L5S1 का जो डिस्क है, जो नॉर्मल डिस्क व्हाइट दिखता चाहिए, व्हाइट है मतलब क्या है, उसके अंदर जो जेल है, जो कुशनिंग है, वो बराबर काम कर रहा है। बट ये जो डिस्क है यहाँ पे L5S1 का, ये डिस्क बाहर आकर लेफ्ट S1 रूट के ऊपर पूरी तरह से दबाव है, और उसके कारण पेशेंट को लेफ्ट साइडेड साइटिका है। So this is an abnormal MRI. You can see this is a normal MRI here, and at L5S1 ये thecal sac है, ये राइट नर्व है, ये लेफ्ट नर्व है, ये लमाइना है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये राइट नर्व बहुत अच्छे से जा रही है, बट ये लेफ्ट साइड की नर्व पूरी तरह से दब रही है। What are the other investigation that should be done? So एड ऑन इन्वेस्टिगेशन ये है कि ये करना ही जरूरी नहीं है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ये सीटी स्कैन करने की जरूरत है या नहीं है, ईएमजी एनसीवी स्टडी करने की जरूरत है या नहीं है। तो सीटी स्कैन इज डन टू असेस बोन्स बेसिकली एंड जॉइंट्स फॉर डैमेजेस, या कोई अगर ट्यूमर है, कोई बोनी डिस्ट्रक्शन है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है, तो उस सिचुएशन में सीटी स्कैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इन फ्रैक्चर्स, स्पाइनल फ्रैक्चर, सीटी स्कैन का रोल इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल इन्फेक्शन में आपको जो वर्टेब्रा कितना डैमेज हुआ है इन्फेक्शन के कारण, और बोनी डिफेक्ट कितना बड़ा है, ये कैलकुलेट करने के लिए भी सीटी स्कैन इज नेसेसरी। ईएमजी एनसीवी एक नर्व कंडक्शन स्टडी होता है जो आपके नसों की जांच करता है कि आपके नसें डायबिटीज के कारण कितनी कमजोर है। बहुत सी बार क्या होता है कि किसी पेशेंट्स को स्पाइन में स्लिप डिस्क भी होता है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस भी होता है, और उनको डायबिटीज भी होता है। तो सर्जन इस कंफ्यूजन में होता है कि डायबिटीज के कारण नसें कितनी खराब है और स्लिप डिस्क के कारण नसें कितनी खराब है। तो ये ईएमजी एनसीवी helps us differentiate between a neuropathy, neurological condition and actual रेडिकुलोपैथी, ताकि ये हमको डिफरेंशिएट करके देता है कि आपका नर्व दबने के कारण कितना परसेंट पेन है, आपका डायबिटीज के कारण कितना परसेंट पेन है, या आपका विथ एज जो डीमाइलिनेशन हुआ है, डिनर्वेशन हुआ है, उसके कारण कितना परसेंट पेन है, ये हमको बताता है। ब्लड टेस्ट विच शुड बी डन इन अ स्लिप डिस्क आर विटामिन D3, विटामिन B12, सीरम कैल्शियम, सीरम प्रोटीन, सीरम फेरेटिन। B12 D3 के बारे में हमने डिस्कस किया था। कैल्शियम, आप सबको पता है कि कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, और कैल्शियम अगर शरीर में कम है तो हमारे बोन्स कमजोर है, और ऑफ कोर्स अगर बोन्स कमजोर रहेंगे तो यू आर मोर प्रोन फॉर स्पाइनल प्रॉब्लम्स एंड बोनी प्रॉब्लम्स। प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टोटल प्रोटीन्स हमारे बॉडी और इवन बोन बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल्स के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो व्हेन आई से आई एम अ स्पाइन सर्जन, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन,
I don't just look at the bones, I look at the soft tissues also. So bones को जो covering muscles होते हैं, tendons होते हैं, ligaments होते हैं, they work as a team. तो मैं ये नहीं कह सकता मसल्स का प्रॉब्लम कोई और डॉक्टर जाने, मैं क्यों देखूं? मसल इज अ पार्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, और प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बोनी बिल्डिंग एंड मसल बिल्डिंग बेसिकली. सीरम फेरिटिन, आयरन, बिकॉज देखो, अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण अगर आयरन कम है, तो पेशेंट को थकावट होगी, पेशेंट को वीकनेस होगा. और लो हीमोग्लोबिन एंड लो फेरिटिन कैन लीड टू एनी प्रॉब्लम ऑन द अर्थ, इवन स्पाइनल प्रॉब्लम्स. सो हमेशा हम किसी को भी अगर बैक पेन के, नेक पेन के इश्यूज है, स्पेशली महिला है, भारतीय महिलाओं में देखा गया है कि एवरेज हीमोग्लोबिन 10 से भी कम देखा गया है. और आप उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा दो, उनका फेरिटिन बढ़ा दो, उनका B12 ठीक कर दो, कैल्शियम दे दो, प्रोटीन दे दो, 90% ऑफ दीज पेशेंट्स हु हैव दीज प्रॉब्लम्स दे विल गेट बेटर. सो इसीलिए कोई भी डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहा है, वो आपको ये चीजें इधर सप्लीमेंट शुरू कर देगा, या अगर कम है तो वो सही मात्रा में कैसे लेनी है, डाइट में से कैसे लेना है, सनलाइट कितना लेना है, मेडिसिन कब लेनी है, ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको देगा. Important benefits of vitamin D3: they are responsible for gene regulation, strengthening of muscles and bones, increasing immunity, enhancing mood, minimizes inflammation, promotes hair growth, and enhances cardiac performance. Importance of vitamin B12, which is also known as cyanocobalamin. It helps in RBC cell formation for prevention of anemia. मैंने जैसे आपको बताया, megaloblastic anemia is very common, which happens because of B12 deficiency. It is important for a healthy pregnancy. It maintains healthy bones and helps in prevention of osteoporosis. May reduce the risk of suffering from serious eye disorder. Helps in improving mood and reducing the symptoms of depression. 6. It protects the nerve cells in brains to reduce the risk of dementia and Alzheimer's disease. And it improves energy, stamina and endurance and reduces fatigue, मतलब थकावट कम करता है. 8 important benefit of B12 is it helps to improve our heart health by decreasing the levels of homocysteine in our body. And 9th, it helps in improving and maintaining the health of our hair, skin and nails. So अगर आप देखेंगे तो हेड टू टो ये आपको हर चीज में हेल्प करता है. Iron and bone metabolism we just discussed, they are interrelated. Now अगर पेशेंट को स्लिप डिस्क जैसे सिम्टम्स है पर उसका MRI एकदम नॉर्मल है, तब क्या कारण हो सकते हैं? तो सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर साइटिका कैन बी पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम. ये कंडीशन यू शुड बी अवेयर ऑफ, योर डॉक्टर शुड बी अवेयर ऑफ, जिसमें एक पिरिफॉर्मिस मसल होता है और उस मसल के नीचे से आपका साइटिक नर्व पास होता है. किसी कारणवश वो पिरिफॉर्मिस मसल अगर काफी टाइट हो जाता है या उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाता है, तब उसके नीचे से जाने वाली साइटिक नर्व दबती है एंड पेशेंट स्टार्ट्स गेटिंग symptoms of sciatica, which is slip disc. So it can lead to pain and numbness in your buttock down and back to your leg. So this is a very important condition and your doctors, I'm sure they will be aware of, but as a patient you also should be aware of this condition called piriformis syndrome. And the treatment for this piriformis syndrome is simple. Piriformis stretches are usually given and exercises से ये problem ठीक हो जाती है. Very rarely this can need a pain management or even surgical release of the piriformis muscle. वॉलेट सिंड्रोम. वॉलेट सिंड्रोम बहुत इंडिया में कॉमनली देखा जाता है बिकॉज बहुत से पेशेंट्स को आदत होता है बड़े बड़े वॉलेट यूज करने का, बटुआ. और जब आप वो बटुआ आपके पीछे के नीचे के पैंट के पीछे के जो आपका पॉकेट है उसमें रखते हो, तब आपके पेल्विस में डिसबैलेंस हो जाता है. और बिकॉज ऑफ दैट बिग वॉलेट देर इज अ पेल्विक असिमेट्री, और रिस्ट साइड से जो नर्व जा रही है साइटिक नर्व वो दबती है. और इवन स्पाइन के बायोमैकेनिक्स में ऑल्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि आप वो बड़ा बटुआ लेकर पूरा टाइम बैठ के अगर काम कर रहे हो तो आपका स्पाइन पे उसका इफेक्ट गिरकर आपकी नर्व्स पिंच हो सकती है, आपका डिस्क डिजनरेट हो सकता है. तो वन इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज you should keep your money or your wallet in the front pocket, not the back pocket, and try to put that wallet on the table whenever you are sitting for very long time. Don't keep that wallet in your pocket. That is important part.
नेक्स्ट थिंग्स आर पेरिफेरल कंप्रेसिव न्यूरोपैथी, जिसमें कार्पल टनल सिंड्रोम होता है कि आपकी रिस्ट में मीडियन नर्व दब रही है और आपको हाथों में झुंझुनाहट आ रही है, स्पेशली दिस लैटरल 3.5 फिंगर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये हाफ। ऐसे लगता है कि नर्व यहाँ दबी हुई है, बट यहाँ मीडियन नर्व दबने के कारण आपको हाथों में झुंझुनाहट आ सकती है। सिमिलरली थाई में जब आपकी लैटरल क्यूटेनियस नर्व दब रही है, तब आपको जो थाई है उसके एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट में बर्निंग होता है, जिसको मेराल्जिया पैरास्थेटिका कहते हैं। ऑल्सो टार्सल टनल सिंड्रोम, विच इज अ कंप्रेशन ऑफ पोस्टीरियर टिबियल नर्व इन द लेग। और ये सारी चीजों की वजह से भी यू कैन एक्सपीरियंस नमनेस और पेन इन योर अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। Now let's come to very important topic, which is the treatment of slip disc. Now we are coming towards the end of this talk. So I always say that slip disc, I very proudly say that 98 to 99% of slip discs ये बिना ऑपरेशन ठीक होती है. They can be treated without surgery, and I personally like treating majority of the patients without surgery. That is my forte. And नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर मैं कहता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अर्ली डायग्नोसिस इज द की। बिकॉज आप अगर डायग्नोसिस में चूक गए, लेट हो गए, आपका प्रॉब्लम एडवांस हो गया, तो फिर ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के पार्ट्स क्या क्या है? पहला तो हुआ रेस्ट, सेकेंड पार्ट इज मेडिसिन, थर्ड पार्ट इज फिजियोथेरेपी, योगा, एक्सरसाइजेस, posture करेक्शन, एंड फोर्थ पार्ट इज पेन मैनेजमेंट. Let's discuss each and everything one by one. So पहली कोई भी स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट है रेस्ट. अगर आप समझ लो, अगर किसी हाथ को फ्रैक्चर हुआ है, तो आपका ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या करेगा? उसको प्लास्टर देगा, ताकि 4 से 6 हफ्ते तक, जब तक वो हड्डी जुड़ नहीं जाती तब तक वो प्लास्टर देगा. फिर प्लास्टर हटाकर वो एक्सरसाइजेस शुरू करेगा. सिमिलर थिंग इज विद द स्लिप डिस्क. स्लिप डिस्क इज लाइक अ फ्रैक्चर ऑफ अ डिस्क. सो आप अगर उस डिस्क प्रोलैप्स में, अक्यूट एपिसोड में, जब आपको भयंकर पेन हो रहा है, आप एकदम हेवी एक्सरसाइजेस शुरू करोगे, आपका पेन दुगना हो जाएगा. तो जब पेशेंट को एक्सेसिव पेन होता है, तब कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है. यू शुड टेक रेस्ट. रेस्ट कितना लेना है? टिल द टाइम पेन सबसाइड्स. लेट इट टेक 48 आवर्स, 3 days, 5 days, 7 days, 2 weeks. Everybody differs in their body's response to control the pain. So पहला ट्रीटमेंट है रेस्ट. कंप्लीट रेस्ट टिल द पेन सबसाइड्स. आप फर्म मैट्रेस के ऊपर सोइएगा. एंड अगर किसी को साइटिका का तकलीफ है या स्लिप डिस्क का तकलीफ है, दिस इज द आइडियल पोजीशन ऑफ स्लीपिंग. सोते वक्त 2 घुटने के नीचे ऐसे तकिया रख के सोना है, सो दैट आपका साइटिक नर्व रिलैक्स हो जाता है और आपका पेन कम होता है. डोंट कीप योर नीज स्ट्रेट, कीप योर नीज बेंड लाइक दिस. उसके नीचे एक गोल लोड रखिए या 2-3 तकिए लगा के सोइए. अगर आपको साइड में सोना है, तो दोनों घुटने के बीच में एक तकिया रखकर दोनों घुटने पेट के पास लेके सोना है, जैसे माँ के पेट में बेबी होता है वैसे. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट विद द नेक. मैं बहुत से पेशेंट देखता हूँ कि जिनको स्लिप डिस्क है और उनके लोकल डॉक्टर उनको बताते हैं कि आप तकिया यूज मत करिए. आई डिसअग्री विद दिस. मुझे लगता है कि अगर किसी को स्लिप डिस्क है तो एक मोटा तकिया लेना चाहिए. बिकॉज अगर आपका गर्दन पीछे जाएगा, तो वो न्यूरल इंटरवर्टेबल फोरामेन कंप्रेस होगा और नर्व और दबेगी और हाथों का दर्द और बढ़ेगा. तो आपको एक मोटा तकिया लगा के सोना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और आपको खुद को महसूस होगा कि ये उससे सिम्टम्स रिलीव हो रहे हैं. और फिर इवेंचुअली आपके नेक के साइज के हिसाब से आपको एक पिलो लेके सोना है. पिलो नहीं लेना ये गलत चीज है. द होल थिंग इज व्हेन यू स्लीप स्ट्रेट, आपका हेड, शोल्डर और पेल्विस एक लाइन में होना चाहिए. अगर आप पिलो यूज नहीं करेंगे तो आपका सिर नीचे गिर जाएगा. ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज है. बेसिकली द मेन हेल्प ऑफ ट्रैक्शन इज इट रिलीव्स पैरास्पाइनल मसल स्पैज्म. इट हेल्प्स टू कीप द पेशेंट इन बेड. एटलीस्ट पेशेंट चलेगा फिरेगा तो नहीं. सर्वाइकल ट्रैक्शन इज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द मेडिकल लिटरेचर. लंबर ट्रैक्शन इज डिवाइडेड. बहुत से मेडिकल लिटरेचर बोलते हैं उसका कोई रोल नहीं है. बट द बेस्ट पार्ट इज इट एंश्योर्स लिटिल रेस्ट फॉर द पेशेंट एंड देयर इज नो हार्म. कमिंग टू द मेडिसिन पार्ट, बहुत से पेशेंट में ये गलत फहमी है कि डॉक्टर पेन किलर्स पे पेन किलर्स दिए जाते हैं. लॉन्ग टर्म पेन किलर्स लेना नहीं है, बट मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ये 5 दिन 7 दिन के लिए लेना अच्छा है, ताकि आपका जो मसल स्पैज्म है वो कम होने में हेल्प मिलता है. विटामिन अगर कम है तो विटामिन आपको लेना है, ताकि आपका मसल और बोनी स्ट्रेंथ बढ़ेगा.
और लो डोज स्टीरॉइड्स, अगर बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन है, आपको डायबिटीज नहीं है, सो 2 या 3 दिन का शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड is good treatment. It doesn't cause any harm if you take it for a short period of time. No doctor will give you for more than 5 days time, but 3 to 5 days of short course of steroid is usually helpful in acute inflammatory situations. Physiotherapy. I always say that my main practice as far as spine is concerned, I very closely work with physiotherapists because as I say, मेरा काम क्या है कि पेशेंट को अश्योर करना कि भाई आप डरो मत, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, पर उनको उचित समय देना, उनको कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे लेटना है, नीचे की चीज कैसे उठानी है, कार में कैसे बैठना है, फोन कैसे यूज करना है, ये सारी चीजों के लिए उनको फिजियोथेरेपी का गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजेस कौन से करना है वो बहुत जरूरी है, और टाइम टू टाइम उस एक्सरसाइजेस में एडवांसमेंट्स होना जरूरी है। सो आई स्ट्रांगली फील कि फिजियोथेरेपी हैज अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज फार एज स्पाइन प्रॉब्लम्स आर कंसर्न, जिसमें कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, abdominal एक्सरसाइजेस, ergonomics, postural करेक्शन, टेंस, आईएफटीए जरूरी है। पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट एक हमारा बहुत पावरफुल टूल है सर्जरी अवॉइड करने के लिए। आई कैन प्राउडली से, मैंने खुद ने, आई हैव अ डेटा दैट वी हैव अवॉइडेड सर्जरीज ऑफ अप टू 5,000 पेशेंट्स हु आर एडवाइज सर्जरी आउटसाइड। बिना ऑपरेशन हमने 5,000 पेशेंट्स को अभी तक ठीक किया है विद दिस पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। सो पेन मैनेजमेंट इज अ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें जहां वो आपकी नर्व दबी हुई है वहां पे हम एक इंजेक्शन देकर एक दवाई देते हैं, जिससे वो नर्व के ऊपर का स्वेलिंग कम होकर पेन कम होता है, सो दैट इन्फ्लेमेशन वहां कम होने के कारण पेशेंट कैन एक्सरसाइज एंड गेट बैक टू हिज रूटीन नॉर्मली। So different parts of pain management are epidural block, nerve root block, facet block and radio frequency ablation. So बहुत से slip disc के conditions, lumbar canal stenosis, lateral recess stenosis के conditions में हम अगर medicines और rest और physiotherapy से फर्क नहीं पड़ रहा है, तब हम ये पेन मैनेजमेंट थेरेपी रेकमेंड करते हैं। ये एक डे केयर थेरेपी होता है जिसमें आपको सुबह आना है 8 बजे, ये पेन ब्लॉक लेकर आप दोपहर में 12 बजे तक घर जा सकते हैं, एंड नेक्स्ट डे इवन यू कैन स्टार्ट योर वर्क, देयर इज नो नीड टू टेक एनी ब्रेक। और ये कोई सर्जरी नहीं है, इसका कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होता और इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। आई ऑलवेज से, अगर मैं 100 लोगों में ये पेन मैनेजमेंट करता हूँ तो उसमें से 70 से 80% पेशेंट को अच्छा लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है, बट 20 to 30% पेशेंट आइदर डोंट गेट रिलीफ और दे गेट शॉर्ट टर्म रिलीफ। बट इसका डाउनसाइड नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत ही कम है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पाइन ट्रीटमेंट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर का काम है आपका 50-60% प्रॉब्लम ठीक करना, बट उसके बाद 40-50% पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने एक्सरसाइज अच्छे से करना चाहिए, डाइट अच्छे से लेना चाहिए, आपका पोस्चर अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए। अगर ये भी पेशेंट फॉलो करेगा तो ये सक्सेस ऑफ पेन मैनेजमेंट ये और बढ़ता जाएगा। नाउ दिस इज एन एपिड्यूरल ब्लॉक, जिसमें हम यहाँ पे वो इंजेक्शन देकर नर्व के ऊपर का स्वेलिंग कम करते हैं। दिस इज द रूट ब्लॉक, जिसमें आप ये देख रहे हो कि ये जो डिस्क बाहर आकर आपकी नर्व के ऊपर दबाव दे रही है, वहां पे हम एक इंजेक्शन देके उसका स्वेलिंग कम करते हैं। फैसेट ब्लॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर क्रॉनिक बैक पेन। बहुत से सीनियर सिटीजन्स देखते हैं जिनको बैक पेन या नेक पेन बहुत भयंकर है, वो आपने एक्सरे देखा होगा जो मैंने बताया था स्पॉन्डिलोसिस का, तो ये फैसेट ब्लॉक इंजेक्शन उसमें बहुत हेल्पफुल है। रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन इज अब्लेटिंग दैट नर्व, ताकि बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड तक आपको ये बैक पेन और नेक पेन से आज़ादी मिल सकती है। सो इट इज़ अ वेरी एडवांस टूल एंड वी डू दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन वेरी रूटीनली, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज सर्जरी। नाउ एज आई सेड, सर्जरी सिर्फ 100 में से 1% या 2% पेशेंट को लगता है। सो सर्जरी कब करनी चाहिए? सो द इंडिकेशंस फॉर सर्जरी आर इवॉल्विंग न्यूरो डेफिसिट, मतलब पेशेंट की हाथों या पैरों की कमजोरी बढ़ते जा रही है। बावेल ब्लैडर कंप्लेंट्स, इसका मतलब पेशेंट को यूरिन और मोशन का कंट्रोल चला गया है। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेस, ताकि पेशेंट को 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मेडिसिन दे रहे, एक्सरसाइज दे रहे, बट कोई फायदा नहीं मिल रहा।
एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इवन पेन मैनेजमेंट थेरेपी की, जो हमने बोला कि हम इंजेक्शंस देते हैं पेशेंट को, एपिड्यूरल, फैसेट ब्लॉक, रूट ब्लॉक, इससे भी पेशेंट को फायदा नहीं मिल रहा. व्हाट इज द गोल ऑफ सर्जरी? Goal of the surgery is to achieve adequate neural tissue decompression, maintenance of spinal stability, and successful stabilization of an unstable spine. तो स्पाइन सर्जरी एक बहुत ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है. 1932 से इसके बारे में बोला जा रहा है, और इन ऑलमोस्ट 90 to 95 years वी हैव इवॉल्व्ड वेरी मच. मतलब पहले बड़े बड़े इंसिजन्स लिए जाते थे, अब हम की होल में से एंडोस्कोपिक तरीके से उस डिस्क का फ्रैगमेंट निकालते हैं. पहले काफी हेवी ब्लड लॉस होता था, पेशेंट को हॉस्पिटल में 7-7 8-8 दिन रहना पड़ता था. ऑपरेशन के बाद पेशेंट 2-2 3-3 महीने सोकर रहता था. बट इन टुडेज एरा हम विद इन 24 आवर्स पेशेंट को घर भेज देते हैं. पेशेंट एक हफ्ते में अपना काम शुरू कर देता है. ही कैन गेट बैक टू ड्राइविंग, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 12-12 घंटे ऑफिस का काम 2-2 हफ्ते में शुरू कर सकता है वो. और ब्लड लॉस ना के बराबर, और सर्जरी के हम 2 घंटे में पेशेंट को खड़ा करके चलाते हैं. सो ये इवोल्यूशन हुआ है स्पाइन सर्जरी का. नाउ व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी दैट वी डू? ये स्लिप डिस्क के लिए कौन कौन सी सर्जरीज अवेलेबल है? तो पहला है माइक्रो डिस्केक्टोमी, दूसरा है ट्यूबुलर डिस्केक्टोमी, थर्ड इज एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी, फोर्थ इज ओपन डिस्केक्टोमी, एंड फिफ्थ इज डिस्क रिप्लेसमेंट. सो मैं ये हर एक टाइप डिटेल में बात करूंगा. तो पहला होता है माइक्रो डिस्केक्टोमी, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक स्कोप डालकर वो जो डिस्क का फ्रैगमेंट है वो हम निकालते हैं, एंड इट इज डन बाय द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप. सो यू कैन सी हियर कि एक छोटा सा इंसिजन लेकर वो स्कोप डालकर वो डिस्क का फ्रैगमेंट हम निकालते हैं. सो माइक्रो डिस्केक्टोमी अगेन इज अ सर्जरी जिसमें 1 से 2 दिन में पेशेंट घर जाता है, और इसमें ज्यादा कटिंग, ब्लड लॉस नहीं होता, एंड इट इज अ वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी मैजिकल सर्जरी. ट्यूबुलर डिस्केक्टोमी में आप यहाँ देखते हो कि एक छोटा सा ट्यूब हम डालते हैं यहाँ पर, और वो ट्यूब उस एरिया पर डालते हैं जहां पे वो पेशेंट को स्लिप डिस्क है, और उस ट्यूब में से एक स्कोप डालकर हम वो डिस्क का फ्रैगमेंट निकालते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ ट्यूबुलर डिस्केक्टोमी. Third important type, which we very routinely we have started doing, is called endoscopic discectomy. अगर आप देखते हैं तो ये यूबी सर्जरी है. ये यूबी सर्जरी में दिस इज द वर्किंग पोर्टल एंड दिस इज द व्यूइंग पोर्टल. तो अगर आप देखते हो कि ये यहाँ से कैमरा जाके सर्जन कैमरा में से टीवी पे देख रहा है, और ये दूसरे होल में से पेशेंट स्कोप में से वो डिस्क का फ्रैगमेंट निकाल रहा है. तो दिस इज कॉल्ड यूनिपोर्टल, यूनिलैटरल बायपोर्टल एंडोस्कोपी. और पेशेंट विद इन 2 आवर्स चलता है, और 12 से 24 घंटे में पेशेंट अपने घर चले जाता है. सो यू कैन सी, ये हम जो एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो ये हम राइट हैंड से वो डिस्क का फ्रैगमेंट निकाल रहे हैं, और लेफ्ट हैंड से स्कोप डालकर हम टीवी में ये सर्जरी देख सकते हैं. तो इसमें एक छोटे से छोटा नर्व भी हमको हाथी के पैर जैसा दिखता है. सो यू कैन सी दैट दिस इज द डिस्क विच वी आर ट्राइंग टू टेक आउट. और ये एक इंसिजन होता है 0.7 सेंटीमीटर, मतलब 7 मिलीमीटर का, जिसमें हार्डली कोई ब्लड लॉस होता है. और दिस इज हाउ यू कैन सी, ये जो डिस्क का फ्रैगमेंट जो नर्व के ऊपर दबाव दे रहा है, हम उसको निकालते हैं. इसमें हम स्पाइनल कॉर्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि वी गो फ्रॉम द साइड. और आप वो देख रहे हो कि वहां एक रिट्रैक्टर पकड़ा हुआ है, वो रिट्रैक्टर आपके न्यूरल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है. तो वी डोंट एनकाउंटर, और वी डोंट try to fiddle with any part of the spinal cord. Here we go from the side. So this is how you can see we are doing the endoscopic discectomy in this particular case. So the benefits of endoscopic discectomy: minimal muscle trauma. मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि पहले काफी हेवी कट लेते थे, मसल डिसेक्शन होता था. अभी वो नहीं होता है, बिकॉज इंसिजन 7 mm, मतलब 0.7 सेंटीमीटर का होता है. नो टिश्यू डिसेक्शन, वेरी लेस ब्लड लॉस, fewer chances of epidural fibrosis, and low levels of scarring. Endoscopic surgery requires less recovery time,
वेरी लेस इन्फेक्शन रेट क्योंकि हम वाटर से इरिगेशन कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली वहां पर. लो पेन रिस्क एंड लो इन्फेक्शन रिस्क. This is the next surgery which we do for the cervical spine is disc replacement surgery. So lumbar spine में disc replacement has not worked. It has failed miserably. मतलब lumbar spine में. So in lumbar spine, discectomy and if needed lumbar fusion is the gold standard. But in cervical spine हम बहुत disc replacement surgery करते हैं. The biggest advantage of the disc replacement is कि adjacent segment की अगर समझो मैंने C5 C6 पे सर्जरी किया है तो C4 5 पे प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं. So disc replacement is a surgery in which intervertebral disc is replaced by an artificial disc. It allows mobility at the involved level of spine and it prevents stresses on the adjacent vertebral level. So you can see how it is done. Now, I strongly feel yoga has an important role to play in slip disc problems. So, yogasan is a very important tool for treating your back pain. But आपको एक समझ लेना है कि it has to be done under a supervision of a senior yoga trained person or a physiotherapist or even your spine doctor. आप जस्ट आपको इच्छा हो गई आपने YouTube पे देख लिया और वो तुरंत सब आसन करना शुरू कर रहे हैं ये गलत है. So there are very good asanas for back. One is which is called Marjari Asan, which is also called cat and camel exercise. Marjari is basically cat and this is camel. So this is cat and this is camel exercise. Pavan Muktasan, Parvatasan, Bhujangasan, modified Surya Namaskar. These are very, very, very good exercises. So friends, coming to the last part of this topic, which is prevention is better than cure. कि आपको ये बीमारी होनी नहीं चाहिए. So how to avoid a slip disc? Regular exercise 45 minutes per day, healthy diet, weight control, no addictions, stress-free mind, and yogasan. This is how you will benefit and you will avoid getting spinal problems. Thank you very much. And